हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर बिहेवियरल चेंजेस क्यों ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं और समर्स आते ही ये क्यों बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हम चेंजेस की बात करें उनके बिहेवियर के अंदर, चाहे वो पहले इरिटेशन से स्टार्ट होता है या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, कुछ पेशेंट्स इमोशनल होने लगते हैं, रोने लग जाते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत दिखाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है ये जानना इम्पोर्टेंट है। जब भी पोस्ट स्ट्रोक कंडीशन बनती है मतलब आपको स्ट्रोक हो चुका है और आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में सबसे पहला इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पे इसलिए भी आता है क्योंकि आप स्ट्रोक से पहले कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे, सारे काम अपने आप कर रहे थे। अब आप छोटे-छोटे कामों के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो गए हो, चाहे पानी पीना है, डेली रूटीन का काम करना है, नहाना है, खाना खाना है, ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको दूसरों की हेल्प लेकर करनी पड़ जाती है, तो हर कोई इसमें इरिटेट हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो जाता है। कुछ ऐसे चेंजेस जो ब्रेन के अंदर हो जाते हैं जिसके कारण से ये चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, वो इस कारण से भी होते हैं क्योंकि जब भी स्ट्रोक होता है, तो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, एडिमा बनता है जिसके कारण से ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो हिंडर हो जाती है और ब्रेन जो सिग्नल आपकी बॉडी तक भेज रहा होता है, चाहे आपके मूवमेंट के हैं, चाहे आपके रिएक्शन के हैं, इमोशंस के हैं, स्पीच के हैं, सब में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि ब्रेन पे इम्पैक्ट कितना आया है स्ट्रोक का और किस पार्ट पे इम्पैक्ट आया है। तो उस हिसाब से आपके बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं या बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पेशेंट के साथ या आप खुद भी पैरालिसिस पेशेंट हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं है पोस्ट स्ट्रोक। इसको बस हमें ओवरकम करना है। तो ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा-सा फैमिली का सपोर्ट चाहिए और पेशेंट के साथ थोड़ी-सी पेशेंस चाहिए ताकि वो इस फेज़ से निकल जाए। कई बार हम पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आपको गर्म कमरे में ही बैठना है, एसी पंखा नहीं चलाना है बिल्कुल। पेशेंट मेरे पास आके ये भी कंप्लेन करते हैं मैम कि बिल्कुल भी मुझे फ़ैन में नहीं बैठने देते हैं, मुझे घुटन होती है, मेरा बीपी शूट अप कर जाता है या मुझे घबराहट होने लगती है। तो मैं हमेशा केयरटेकर्स को यही एडवाइस करती हूँ कि आपको रूम को वेंटिलेटेड रखना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एसी का नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रूम में एसी नहीं चला सकते। आप 26 या 27 नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको रखो, जिससे आपका बहुत चिल्ड भी नहीं होगा और पेशेंट को अकड़न भी महसूस नहीं होगी और पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। एटलीस्ट वो ब्रीथ कर पाएगा। क्योंकि कुछ एरियाज़ में अब गर्मी जैसे-जैसे बढ़ती चली जाती है, तो पेशेंट को अगर हम कूलर की हवा भी नहीं दे रहे, फैन भी नहीं चलाने दे रहे, एसी भी नहीं चलाने दे रहे, तो वैसे ही वो इरिटेबल हो जाता है ड्यूरिंग समर ज़्यादा। और उसके खाने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो उस कारण से भी वो इरिटेट होने लगता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को अच्छे से वेंटिलेटेड रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, पानी की मात्रा अच्छी देनी है, मटके का पानी आप दो, डायरेक्ट फ्रिज का पानी नहीं देना और जो भी फ्रूट्स आपके हैं, उसको आप थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दो, फ्रिज में से एकदम से निकाल के नहीं देने। बट ऐसे फूड आइटम्स का इंटेक उनसे करवाइए, उनके डाइट में ऐड कीजिए, जो समर कूलेंट की तरह एक्ट करे। उनकी बॉडी को ठंडक भी दे, घबराहट भी ना बने उन्हें और उनकी बॉडी में कोई भी स्टिफनेस ना आए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसमें आप नारियल पानी दे सकते हो, खरबूजा दे सकते हो, तरबूज दे सकते हो। कम मात्रा में देना है, स्पेशली डे टाइम में देना है, रात के समय नहीं देना। ध्यान रखना है कि शुगर लेवल स्पाइक ना करे, शुगर वैल्यूज़ को चेक करते हुए इन फूड आइटम्स का इंटेक करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप डायबिटिक हो तो आप ध्यान रखो कि आप एप्पल है, पपाया है, अब जामुन आएगा, जामुन आप इंटेक कर सकते हो, अमरूद है, ये सारे फूड आइटम्स आप इंटेक कर सकते हैं सेफली, कोई इश्यू नहीं है। आप सैलेड्स का इंटेक कर सकते हो, चाहे आपका खीरा है, गाजर है, मूली है, प्याज़ है, ये आप खा सकते हो। स्पेशली हमें जो ये फ्रूट्स का इंटेक रखना है, ये डे टाइम में रखना है। शाम के टाइम में आप नहीं खाओगे ताकि यूरिनेशन ज़्यादा ना हो और फ्रूट्स की जो तासीर मानी जाती है एज़ पर आयुर्वेद, वो ठंडी मानी जाती है मैक्सिमम फ्रूट्स की, अदर दैन पपाया। तो आप डे टाइम में अगर कंज़्यूम कर रहे हो मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह मतलब ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में अगर आप कंज़्यूम कर रहे हो, तो कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं होगा और इवन आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे। आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो पेशेंट के अंदर जो चेंजेज़ आ रहे हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, ये काफ़ी हद तक पहले ही सॉर्टेड हो जाते हैं। प्लस हमें थोड़ा-सा सपोर्ट उनके साथ रखना है, उन्हें आराम-आराम से एक्सरसाइज़ की तरफ प्रमोट करना है। उनके हिसाब से हमें थोड़ा-सा मोल्ड करना पड़ेगा चीज़ों को, पेशेंस रखना पड़ता है। हम एकदम से पीछे पड़ के उनके काम नहीं करवा सकते, जैसे छोटे बच्चों को हम ग्रेजुअली चीज़ें सिखाते हैं। एक ही दिन में अगर मैं 1 टू 10 काउंटिंग सिखा दूँ,
बच्चे को बोलूँ कि कर लो, तो वो गुस्सा हो जाता है, चिढ़ने लग जाता है, अगले दिन होमवर्क भी नहीं करेगा। बट यही मैं अगर स्टेप बाय स्टेप उसे कराऊँगी, जैसे 1 2 3 डिजिट्स एक दिन करवा दिए, फिर 4 5 6 धीरे-धीरे करवाया, फिर रिपिटिशन में करवाया, तो सेम अप्लाइज़ फॉर द पैरालिसिस पेशेंट। वहाँ पे आपको जो भी एक्सरसाइज़ेज़ करवानी है, बिगिनर लेवल से आप शुरू कीजिए। धीरे-धीरे उसकी रिपिटिशन बढ़ाइए, पहले 5 काउंट से आप शुरू करो, 10 पे लेकर आओ, 15 पे लेकर आओ, जब वो कंफर्टेबल हो जाएँ, ग्रेजुअली आप बढ़ाते जाइए। तो एकदम से पुश नहीं करना, ताकि वो नेक्स्ट डे कर ही ना पाए, या ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा करवा दिया और एक दिन का गैप कर दिया। तो कंटीन्यूअस प्रोसेस है और धीरे-धीरे करके आपको रिकवरी की तरफ पेशेंट को लेकर जाना है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, रो रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा-सा पेशेंस के साथ उनके साथ काम लेना पड़ेगा। ग्रेजुअली धीरे-धीरे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसी और एक्टिविटी में एंगेज करना पड़ेगा। कोई इनकी हॉबी थी जो उन्हें पसंद थी चीज़, उसकी तरफ उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सूद करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर किस तरीके का चेंजेज़ आ रहा है, उस तरीके से हमें हैंडल करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स को थोड़ा-सा फर्मली बोलना पड़ता है हमें, तब वो बात को मानते हैं। कुछ को हमें बहुत ही प्यार से समझाना पड़ता है, तब वो बात मानते हैं। तो बिल्कुल वो छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, जिसके टैंट्रम्स भी होते हैं, बट वो एक बार में चीज़ों को मान भी जाता है, अगर आप सही ढंग से उसे समझा देते हैं तो, उसके तरीके से। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के ब्रेन में कैसा इम्पैक्ट आया है, कौन से एरिया पे आया है और क्या ट्रिगर हो रहा है जिसकी वजह से उसे इरिटेशन हो रही है। तो अगर हम वेंटिलेशन वाला चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, पानी अच्छे से उसे देते हैं, तो उसके वैसे ही फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस अच्छे रहेंगे, तो मूड स्विंग्स होना काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। खाने में जो चीज़ उन्हें पसंद थी, वो आप उन्हें दे सकते हो, ध्यान में रखते हुए कि आप उसे कुक कैसे कर रहे हो। अब पेशेंट को पराठे बहुत पसंद थे, तो आप उसको बहुत ज़्यादा तल के नहीं, नॉनस्टिक पैन पे हल्का-हल्का सेक के इस फॉर्म में दे सकते हो, वेजिटेबल्स को स्टफ़ करके। जो सब्ज़ी पसंद नहीं थी, उसको रोटी में स्टफ़ कर दीजिए। तो आपको फॉर्म्स बदलने पड़ेंगे खाने के, तो पेशेंट खाना भी खा लेता है और इरिटेट भी नहीं होता। तो ज़्यादातर यही मुद्दे मुझे देखने को मिलते हैं जब मैं पेशेंट से पूछती हूँ या उनकी फैमिली से पूछती हूँ, तो वो यही बताते हैं कि इस कारण से ही पेशेंट ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। या कुछ पेशेंट जिनकी स्पीच लॉस्ट हो जाती है, वो भी इरिटेबल हो जाते हैं या बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा-सा सपोर्ट करना पड़ता है ग्रेजुअली पेशेंट को, धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ उनकी चीज़ों को समझना पड़ता है, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरीके से हमें इन बिहेवियरल चेंजेस को हैंडल करना है बहुत ही पेशेंस के साथ, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं होते। एक बार रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है, ये सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ उन्हें हैंडल करना है और उनकी परेशानियों को समझते हुए आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, ज़रूर पूछिए, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। अगर पेशेंट की प्रेज़ेंट कंडीशन की कोई वीडियो आप भेजना चाहें, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, या पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे, ताकि आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके और आप दोबारा से इंडिपेंडेंट बन सके। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।